पाकिस्तान के ऊपर आपने ये सोचा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर पे कुछ हमें सबक सिखाने का, आप तैयार हो जाए। फिर से मैं कहता हूँ कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और आपको इंशाअल्लाह आपको वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है, ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है और मैं ये समझता हूँ कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। अरे वो दुनिया के सबसे बड़े रईस, भारत को धमकी बाद में देना, पहले नाम लेना तो सीख ले। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, अपने पप्पा का नाम अच्छे से लो। जी हाँ दोस्तों, खबर तो आपको पता ही होगी कि पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। वैसे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं और बहुत ही जल्द वो नक्शे से ही मिटने वाला है। तब भी उसने एक बहुत ही हंसने और हंसाने वाली बात की है कि इस बार उसने अपने नए नक्शे में भारत के गुजरात के जूनागढ़ को भी शामिल कर लिया है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज आ गए हैं कि अभी तक जो पाकिस्तान कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ था, अब अचानक उसकी नज़र जूनागढ़ पे कैसे पड़ गई, जिसकी कोई बाउंड्री भी टच नहीं होती पाकिस्तान से। तो भैया बात बहुत पुरानी है और आज हम इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का राग अलापता था, वो अचानक जूनागढ़ के इसमें क्यों आ गया। देखिए भाई, एक बात तो पक्की है कि पाकिस्तान ने अब मान लिया है कि वह कितना भी छटपटा ले, कश्मीर तो उसके हाथ से गया और इसी चक्कर में अब उसने दुनिया को यह बता दिया है कि वह कश्मीर को आज़ाद कराने का सिर्फ एक ढोंग करता था, क्योंकि अब उसने नए नक्शे में कश्मीर और लद्दाख रीजन को इंक्लूड करके ये बता दिया है कि उसकी मंशा कभी भी कश्मीर को आज़ाद कराने की नहीं थी और उसके मंत्रियों ने तो बयान भी दे दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में पाकिस्तान की हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने गुजरात के जूनागढ़ को अपना हिस्सा बता दिया। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं जूनागढ़ के बारे में कि जूनागढ़ क्या था और कैसे भारत में शामिल हुआ और क्या उस पर डिस्प्यूट है। तो अगर हम बात करें आज़ादी के समय की, तो उस समय हर प्रिंसली स्टेट को लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और हर किसी को 3 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो वह भारत के साथ शामिल हो जाए, या वह पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, या फिर वह अपना एक अलग ही सेपरेट अलग देश मुल्क बना ले। तो देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स ने, लगभग सभी स्टेट्स ने यह तय कर लिया था कि कौन पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है और कौन भारत के साथ जाना चाहता है। हमारे ग्रेट लीडर्स ने काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में विलय कर लिया था, लेकिन कुछ स्टेट्स थे जिनको मनाने में मुश्किल जा रही थी, जिसमें हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, भोपाल और जूनागढ़ शामिल था। और अगर हम बात करें जूनागढ़ की, तो उस समय जूनागढ़ के नवाब थे नवाब महाबत खान। जी हाँ दोस्तों, नवाब महाबत खान। जूनागढ़ की हम बात करें तो यहाँ के राजा जो थे वह मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ की जो आबादी थी 80% जो आबादी थी 80% हिंदू लोग रहते थे और 20% जो थे वो या तो मुस्लिम थे या अदर समुदाय के लोग थे। तो यही वह चीज़ थी जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा था, क्योंकि भारत चाह रहा था कि ज्योग्राफिकली अगर देखें तो जूनागढ़ का भारत में विलय होना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान से तो उसकी कोई बाउंड्री टच होती नहीं थी। लेकिन महाबत खान जो नवाब थे वहाँ के, महाबत खान की ये सोच थी कि या तो हम हमारे जो जूनागढ़ है इसको एक अलग देश बनाएंगे, या फिर उनका विचार था हम इसको पाकिस्तान में विलय कर लें। उन्होंने मई 1947 को दीवान अपॉइंट करे जिनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। तो ये बात तो साबित हो रही थी कि जो महाबत खान है उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि शाहनवाज भुट्टो कराची से बिलोंग करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना के काफ़ी करीब थे। अब भाई समय आ गया 15 अगस्त 1947 और जी हाँ, यह वह दिन था जब महाबत खान ने एक लेटर ऑफ असर्शन होता है वो पाकिस्तान के फेवर में साइन कर दिया, जिससे बात साबित हो रही थी कि वह पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं। यह भारत सरकार के लिए काफ़ी बड़ा झटका था, क्योंकि भारत सरकार चाह रही थी कि जूनागढ़ भारत में शामिल होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अपने कई अफसर, कई नेताओं को, जिसमें वीपी मेनन भी शामिल थे, नवाब से मिलने भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट तो नहीं करा था उस समय लेटर ऑफ असर्शन, लेकिन 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ का जो विलय था पाकिस्तान में वह एक्सेप्ट कर लिया। अब भारत करे तो करे क्या। नवाब महाबत खान के इस डिसीजन से ना तो जूनागढ़ की जनता खुश थी और ना ही भारत सरकार। जूनागढ़ के अधीन जो भी प्रिंसली स्टेट्स आते थे वहाँ के राजा महाराजा भी भारत के साथ विलय करना चाहते थे। ऐसे में वहाँ के जो 2 प्रिंसली स्टेट थे जिनका नाम था मंगरोल और बाबरी अवाध, उन्होंने भी एक लेटर ऑफ असर्शन जो है वह भारत के फेवर में साइन कर दिया कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं।
और यह बात जब महाबत खान को पता चली तो उन्होंने अपनी सेना भेज के मंगरोल और बाबरियाबाद को अपने कब्जे में ले लिया। अब भारत सरकार ने यह मान लिया कि ये सीधे सीधे भारत पर हमला है और भारत भी आक्रमण करना चाहता था। ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धैर्य रखा और डायरेक्ट हमला करने की बजाय जूनागढ़ की जो भी बाउंड्रीज थी वहां पे एक ब्लॉकेड लगा दिया, सारी सप्लाईज रोक दी और जितना भी नेवल ब्लॉकेड था वह भी लगा दिया, समुद्री रास्ता भी रोक दिया गया और जमीनी रास्ता भी रोक दिया गया। अब नवाब महाबत खान ये समझ चुके थे कि भारतीय आर्मी ने सारी सप्लाईज रोक दी है, ब्लॉकेड लगा दिया है, इसलिए उनका भारत में रहना मुश्किल है। इसलिए ब्लॉकेड के अगले ही दिन वह अपने बेगम, बीवी, बच्चे, जायदाद और सभी को लेके पाकिस्तान कराची के लिए उड़ लिए। अब उनके जाने के बाद सत्ता की सारी बागडोर वहाँ के जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उनके कंधों पर आ गई। अब वो अकेले कैसे सरवाइव करते? तो क्योंकि यहाँ से तो जनता भी विरोध कर रही थी, सप्लाई ऑलरेडी रुक चुकी थी, इसलिए उन्होंने 8 नवंबर 1947 को भारतीय सरकार को एक लेटर लिखा जिसमें कि उन्होंने भारतीय सरकार को इनवाइट किया कि आप हमारा जो है एसर्शन कर लीजिए, भारत में विलय कर लीजिए। और बस यही वह दिन था, भारत को मौका मिल गया और भारत ने जूनागढ़ पे अपनी आर्मी भेज के कब्जा कर लिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि महज कब्जा करने से आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे दिक्कत आने वाली है। उन्होंने जूनागढ़ पर भारत के कब्जे को सही साबित करने के लिए और भविष्य में पाकिस्तान कोई उंगली ना उठाए, सवाल ना उठाए, उसके लिए 20 फरवरी 1948 के दिन एक पब्लिक रेफरेंडम कराया। जी हाँ, वहाँ की जनता को यह अधिकार दिया कि वह यह तय कर सके कि वह पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ। और जैसा कि सभी जानते थे वैसा ही हुआ। 99.95% जो वोटिंग है वह भारत के फेवर में हुई और बस जब से ही जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट ये है कि वह आए दिन जो ये फालतू के मुद्दे उठाता रहता है, कभी कश्मीर का, अब जूनागढ़ का, तो जितने पैसे वह इन सब चीज़ों में खर्च करता है उतने पैसे में जो इलाका उनके पास ऑलरेडी है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो भुखमरी से, आतंकवाद से, अशिक्षित हैं, सबसे त्रस्त हैं, उनकी रक्षा करें, उनको पाले पोसे। दूसरे की ज़मीन पे क्यों नज़र गाड़े हो भाई? क्योंकि भारत के सामने तो तुम्हारी चलने नहीं वाली। भारत के सामने हमेशा तुमने मुंह की खाई है और खाओगे। भारत के सामने ना तुम्हारी कभी चली है और ना कभी चलेगी। तो जाते जाते 2 पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। भला कर लो तुम अपने लोगों का, क्यों दूसरों के घरों में झांकते हो? जब भी देते हैं तुमको मुंह तोड़ जवाब तो थर थर तुम कांपते हो। जब जब तुम सवाल उठाओगे तो बिना पानी के ही तुम्हें झीम लेंगे और अगर ज़्यादा शोर किया तो जो है वह भी तुमसे छीन लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, मतलब कि हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और अदर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वह भारत में उनका विलय कैसे हुआ, इस पर अगर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।